गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम अपना 11 सितंबर का द हिंदू न्यूज़पेपर देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे बेसिकली प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया है कि वो इंडिया और यूएस के जो ट्रेड टॉक्स हैं वो दोबारा से शुरू होने वाले हैं। तो ट्रंप और मोदी हैं ये अपकमिंग वीक्स में डायरेक्ट बात करेंगे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के नेगोशिएशंस को लेकर, और इसको कंक्लूड करने तक का प्लान है। और बेसिकली बैकग्राउंड क्या है कि यूएस ने इंडिया पर जो है 50% का टैरिफ लगाया हुआ है रशिया से ऑयल इंपोर्ट करने के लिए। और जो बेसिकली एनर्जी और डिफेंस ट्रेड करता है रशिया के साथ इंडिया उस पर, तो यूएस चाहता है कि बेसिकली रशियन ऑयल जो इंपोर्ट है वो इंडिया कम करे। और अभी क्लियर नहीं है कि ट्रम्प जो क्वाड समिट इंडिया में होने वाला है उसमें आएंगे या नहीं आएंगे। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, नेपाल आर्मी टेक्स चार्ज एज एन अनईजी काम रिटर्न्स आफ्टर डेज ऑफ वायलेंट अनरेस्ट। तो 2 दिन के वायलेंट प्रोटेस्ट के बाद काठमांडू और दूसरे शहरों में आर्मी ने सिक्योरिटी कंट्रोल ले लिया है नेपाल में, और नाइट टाइम कर्फ्यू लगा दिया गया है। बेसिकली यहाँ पे जेनजी जो है उन्होंने प्रोटेस्ट कर दिया है उन्होंने गवर्नमेंट के खिलाफ, अगेंस्ट द करप्शन, नेपोटिज्म और मिस गवर्नेंस के खिलाफ। प्रॉब्लम क्या है कि वहाँ के जो पीएम हैं और जो अदर मिनिस्टर्स हैं उन्होंने तो रिज़ाइन कर दिया है, बट जेनजीज जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके पास कोई क्लियर लीडरशिप जो है वो नहीं है। देखते हैं इसमें क्या होता है। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, बेसिकली जो स्टेट लेजिस्लेचर के बिल्स आते हैं स्टेट असेंबली के गवर्नर के पास साइन करने के लिए, असेंट देने के लिए, तो उस पर गवर्नर जो है बहुत ज़्यादा इंडिफिनिटली डिले करते हैं उसको असेंट देने में। इसी में सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया था कि गवर्नर्स के पास जो बिल्स आते हैं असेंट के लिए उसमें 3 मंथ के अंदर डिसीजन लेना होगा, वरना फिर उसको डीम्ड असेंट माना जाएगा कि असेंट मिल गया उस बिल को और वो एज एन एक्ट पास हो जाएगा। तो वहीं पे आर्ग्यूमेंट्स और काउंटर आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। उसी में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बेसिकली वेडनेसडे को क्वेश्चन किया कि गवर्नर्स ने कैसे जो है 4 4 साल तक बिल जो है वो पेंडिंग रख सकते हैं। तमिलनाडु ने अप्रोच किया सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि जो है उनके 10 बिल्स जो है 2020 से होल्ड करके रखे थे गवर्नर ने। तो वहीं पे जो है बेसिकली जस्टिस पी एस नरसिम्हा जी ने बोला कि अगर गवर्नर एसेंट विद होल्ड कर दे तो क्या बिल जो है वो फेल हो जाएगा, और सजेस्ट किया कि बिल जो है वो स्टेट लेजिस्लेचर को वापस भेज देना चाहिए रिकन्सिडरेशन के लिए, तो दोनों को रोल मिलेगा इसमें। और बोले कि जो बिल्स हैं वो बेसिकली स्टेट्स बोल रहे हैं कि बिल्स जो है वो एक पॉलिटिकल विल का एक्सप्रेशन है, और गवर्नर्स उसे इनडेफिनेटली जो है वो ब्लॉक नहीं कर सकते। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, दलित रेजिडेंट्स एलिज अनटचेबिलिटी वॉल ब्लॉकिंग एक्सेस। तो यहाँ पे तिरुवरूर डिस्ट्रिक्ट वलंगईयमन टाउन पंचायत में दलित्स का आरोप है कि जो है एक अनटचेबिलिटी वॉल बनाई गई है, और ये 200 मीटर लंबी और 10 फीट हाइट वॉल बनाई गई है। इसमें जो है 1000 से ज़्यादा दलित फैमिलीज वो अफेक्ट हो रही हैं, और उनका रोज़ का काम जो है बेसिकली के लिए 1 किलोमीटर ज़्यादा चलना पड़ेगा मेन रोड से। और ये रास्ता बेसिकली स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, राइस मिल्स, पुलिस स्टेशन तक शॉर्टेस्ट रूट था, और इससे जो है स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस भी अफेक्ट होंगे। एलिगेशंस हैं कि वॉल एक अनटचेबिलिटी वॉल है, और डोमिनेंट कास्ट ग्रुप के को डर है कि अगर दलित्स को फ्री एक्सेस मिला तो उनके जो प्रॉपर्टी रेट्स हैं वो गिर जाएंगे। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, ममता बनर्जी ने, वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर, उन्होंने डिमांड की है कि इंडो भूटान रिवर कमीशन बनाया जाए। बेसिकली रीज़न क्या है डिमांड का कि भूटान के जो संकोश रिवर है, संकोश रिवर से जो है फ्लड आता है कई सारे एरियाज में वेस्ट बंगाल के, और मालदा भी पानी में जो है डूब जाता है। और नेपाल और भूटान की जो नदियों के साथ साथ जो तीस्ता है सिक्किम से भी नॉर्थ बंगाल में रिस्क क्रिएट होता है। तो ममता इसे मैन मेड फ्लड्स बोल रही हैं। और जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, बेसिकली केरला गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की है मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी, जिसका नाम है नोरका केयर। नोरका केयर ये बेसिकली मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी है जो केरलाइट्स हैं जो इंडिया में रह रहे हैं और जो अब्रॉड रह रहे हैं, एक्सपैट्रिएट्स और इंडिया में, दोनों को कवर करेगी। और कैशलेस मेडिकल सर्विस अप टू 5 लाख इसमें क्लेम किया जा सकता है। और बेसिकली यहाँ पे नॉन रेजिडेंट जो कवर है 18 to 70 ईयर्स के, और जितने भी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज हैं वो सारी कवर होंगी, कोई भी वेटिंग पीरियड नहीं है। और इम्पॉर्टेंट क्योंकि कंट्रीज जैसे कि यूके और कनाडा में भी वेटिंग पीरियड जो है ज़्यादा और प्रीमियम कॉस्टली होता है। तो पॉलिसी का एम है अफोर्डेबल हेल्थ केयर बनाना, एक्सेस देना और बूस्ट करना जो है मेडिकल टूरिज्म को केरला में। नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, बेसिकली नेवी स्ट्रेंथन्स मैरीटाइम टाइज विद फ्रांस मॉरिशस थ्रू जॉइंट ट्रेन एक्सरसाइजेस।
तो इंडियन नेवी के जो शिप्स हैं वो अभी इंडियन ओशियन रीजन में ट्रेनिंग डिप्लॉयमेंट पर हैं। जैसे कि फ्रांस की बात करें तो फ्रांस में आईएनएस तिर और आईसीजीएस सारथी, ये जो है फ्रेंच नेवी के साथ एक्सरसाइज कर रहे हैं, ट्रेनिंग और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज कर रहे हैं। और वहीं पे मॉरिशियस की बात करें तो आईएनएस शार्दुल जो है वो शिप अब मॉरिशियस कोस्ट गार्ड के साथ ज्वाइंट पेट्रोलिंग और सर्विलेंस कर रहा है। और ये सब बेसिकली महासागर विजन के अंडर हो रहा है। महासागर विजन इंडिया का मतलब कि इंडियन ओशन रीजन में जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं उनके साथ रिलेशनशिप, पीस और सिक्योरिटी को प्रमोट करना। और थी इटली और जो नॉर्थ अरेबियन सी में एक्सरसाइज किया गया है, जिसमें एयरक्राफ्ट ट्रैकिंग, हेलीकॉप्टर लैंडिंग, टैक्टिकल मैन्यूवर्स हुए हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, इसमें बताया हुआ है कि जो फेक एजेंट्स के थ्रू जो है फॉरेन में जॉब्स लेना रिस्की हो सकता है, स्पेशली वॉर जोन एरियाज में, जहाँ जैसे कि बता रहे हैं कि कुछ इंडियंस जो है स्टूडेंट्स और विजिटर्स वीज़ा पर रशिया गए थे और वहाँ एक एजेंट ने उनको कंस्ट्रक्शन जॉब्स का प्रॉमिस किया, लेकिन उनसे पेपर साइन करवा के रशियन आर्मी में जो है भेज दिया गया। और अब वो लोग जो है यूक्रेन बैटलफील्ड में फंस गए हैं, बिना ट्रेनिंग के लड़ने पर मजबूर हैं। और कुछ जो हैं बेसिकली इनमें से उन्होंने बोला कि 15 इंडियंस जो है साथ में हैं हमारे, और 4 मिसिंग हैं, शायद मर गए हैं। और इंडियन एम्बेसी को बार बार कांटेक्ट किया पर अभी तक कोई मदद नहीं मिली है। रशिया ने ऑफिशियली बोला है कि हम इंडियंस को जो है आर्मी में रिक्रूट नहीं करते, पर ग्राउंड रियलिटीज़ अलग हैं। जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, बेसिकली इसरो ने एक एग्रीमेंट साइन किया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ, जिसमें कि इसरो जो है वो बेसिकली हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स टेक्नोलॉजी वो ट्रांसफ़र करेगा और अगले 24 महीनों में पूरा ट्रेनिंग और सपोर्ट इसरो देगा। और उसके बाद जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अपने आप जो है ये स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स वो बना पाएगा और फॉरेन जो कस्टमर्स, इंडिया और फॉरेन कस्टमर्स के लिए सस्ते और रेगुलर जो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चेस वो प्रोवाइड करेगा। तो इससे जो है इंडिया को ग्लोबल स्पेस मार्केट में और फ़ायदा मिलेगा। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, मंथ्स लॉन्ग डिले इन एसटी फेलोशिप फंड हिट रिसर्च स्कॉलर्स। तो यहाँ पे नेशनल फेलोशिप फॉर एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब्स की स्कीम की बात हो रही है। तो ये एक स्कॉलरशिप स्कीम है जो यूनियन ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री चलाती है और हर साल जो है 750 एसटी जो स्टूडेंट्स हैं उनको दी जाती है, जो लोग एमफिल या फिर जो है पीएचडी कर रहे होते हैं। और फेलोशिप मैक्सिमम 5 साल तक मिलती है। रिसर्च स्कॉलर्स को आप जो है लगभग 37,000 पर मंथ मिलता है। और करंट प्रॉब्लम क्या है कि 2000 जो 24-25 बैच के कई सारे स्कॉलर्स को जो मंथ तक स्टाइपेंड्स नहीं मिला है, तो स्कॉलर्स को खुद अपने पैसे लगाकर एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ रहे हैं, फील्ड वर्क और कॉन्फ्रेंस खुद फंड कर रहे हैं और कुछ लोग को बोरो भी करना पड़ रहा है। तो स्कॉलर्स ने मिनिस्ट्री को बेसिकली लेटर लिख के बोला है कि जो पेंडिंग फंड्स है तुरंत रिलीज हो, डिसबर्सल स्ट्रीमलाइन हो और ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम बनाया जाए। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे आर्टिकल है, और द वे फॉरवर्ड ऑन कच्चा तीवू पाक स्टेट डिस्प्यूट। तो कच्चा तीवू आइलैंड कहाँ पड़ता है? मान लीजिए ये इंडिया का साउदर्न पार्ट है और ये श्रीलंका है, तो यहाँ पे कच्चा तीवू आइलैंड पड़ता है और ये स्टेट जो है ये बेसिकली पाक स्टेट है। तो यहाँ पे आर्टिकल क्या बोलता है कि जो तमिलनाडु और जो श्रीलंका के जो नॉर्दर्न प्रोविंस के फिशर्स हैं वो ट्रेडिशनली पाक स्टेट में जो है फिशिंग करते आए हैं। प्रॉब्लम ये है कि जो अब इंडियन जो ट्रॉलर्स हैं, इंडियन ट्रॉलर्स मतलब जो सी बोट्स हैं जो कि नेट लगा के फिशिंग करती हैं, मास फिशिंग, तो वो मैकेनाइज्ड हो रहे हैं और मैकेनाइज्ड बॉटम ट्रॉलिंग करते हैं तो श्रीलंकन वाटर्स में, जिससे कि कोरल रीफ, श्रिम्प्स और फिश स्टॉक्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। तो रूल्स है उनके खिलाफ, जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज है उसके हिसाब से जो डिस्ट्रक्टिव फिशिंग है उस प्रैक्टिस को करना मना है। और श्रीलंका ने भी 2017 में जो बॉटम ट्रोलिंग है उसको बेसिकली बैन कर रखा है। इम्पैक्ट ये होता है कि श्रीलंका और तमिलनाडु के जो आर्टिसनल या ट्रेडिशनल फिशर्स हैं दोनों सफ़र करते हैं। कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ इंडिया वर्सेस श्रीलंका नहीं बल्कि तमिलनाडु के ट्रॉलर जो ओनर्स हैं और आर्टिफिशियल फिशर्स भी दोनों हैं। सॉल्यूशन बताते हैं, सॉल्यूशन क्या है कि जो ट्रेडिशनल फिशर्स हैं और ट्रॉलर ऑपरेटर्स में डिस्टिंक्शन जो है ज़रूरी है, कि जो जो फिशरमैन्स हैं और जो ट्रॉलर को ऑपरेट कराते हैं ऑपरेटर्स, इनके बीच में डिस्टिंक्शन वो ज़रूरी है।
रेगुलेटेड एक्सेस, कोटाज या सीजनल फिशिंग राइट्स वो बनाए जा सकते हैं। डायलॉग और जो है कम्युनिटी सेंसिटाइजेशन के थ्रू गुडविल जो है बिल्ड किया जा सकता है। जो कच्चा द्वीप आइलैंड का इशू है वो क्या है कि लोग कहते हैं कि इंदिरा गांधी ने इस आइलैंड को गिफ्ट कर दिया श्रीलंका को। रियलिटी क्या है कि 1974 में इंडिया श्रीलंका जो मैरीटाइम ट्रीटी है, इंडिया श्रीलंका मैरीटाइम ट्रीटी, इसके तहत जो है आइलेट लीगली श्रीलंका को मिला, क्योंकि हिस्टोरिकली जो है रिकॉर्ड्स उनके फेवर में थे। और लॉ क्या कहता है कि जो बाउंड्री ट्रीटीज हैं वो सैक्रोसैंक्ट हैं, उन्हें यूनिलेटरली जो है एक तरफा तोड़ना इंटरनेशनल लॉ को वायलेट करेगा। और फिशिंग राइट्स और जो सोवर्निटी है वो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। और इम्पोर्टेंस ये है कि जो है आइलेट है वो बैरन आइलेट है, सिर्फ एक चर्च है जहाँ दोनों तरफ से फिशर्स जो है फेस्टिवल मनाने आते हैं। तो वे फॉरवर्ड में क्या बोलते हैं, वे फॉरवर्ड बोलते हैं कि जो फिशरीज को जो है सवर्निटी इशू से अलग ट्रीट करना होगा। जो फिशरीज है उसको जो सवर्निटी इशू है उससे अलग ट्रीट करना होगा डिफरेंटली। और जो इंडिया श्रीलंका जॉइंट फ्रेमवर्क ला सकते हैं, जैसे कि कोटाज, जॉइंट मैरीटाइम रिसर्च स्टेशन और डीप सी फिशिंग, इसको प्रमोट करना। तमिलनाडु और श्रीलंका के जो नॉर्दर्न प्रोविंस के फिशर्स हैं उनके बीच ट्रस्ट और एम्पैथी बिल्ड करनी होगी। और पॉपुलिस्ट जो रेटोरिक है मीडिया और पॉलिटिक्स को में जो चलता है उसको अवॉइड करके क्वाइट कॉपरेशन और लीगल रिकॉग्निशन को प्रायोरिटी देनी होगी। ये सारा वे फॉरवर्ड में बताते हैं। फिर जो नेक्स्ट आर्टिकल है यहाँ पे, अ जॉइंट एंड न्यू जर्नी अलोंग द एससीओ पाथवे। तो जैसा कि पता है कि हमें संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो समिट है वो तियानजिन चाइना में हुआ। और बेसिकली ये जो समिट है वो अब तक का सबसे बड़ा समिट था, जिसमें 23 कंट्रीज और 10 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने पार्टिसिपेट किया। और इसमें 4 नए सिक्योरिटी जो है सेंटर्स बनाए गए, जैसे कि एंटी ड्रग सेंटर, काउंटर टेररिज्म, और एक एससीओ जो है एससीओ डेवलपमेंटल बैंक जो है बनाने का डिसीजन हुआ। और चाइना ने अनाउंस किया कि वो बेसिकली एनर्जी, ग्रीन इंडस्ट्री, डिजिटल इकोनॉमी पर नए कॉपरेशन प्लेटफॉर्म्स जो है वो बनाएगा। और जी जिनपिंग ने जो है ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव लॉन्च किया, जिसमें कि मल्टीलेटरलिज्म, इंटरनेशनल लॉ और पीपल सेंटर्ड अप्रोच पर वो फोकस है। और इंडिया के रोल के बारे में बोलते हैं कि इंडिया ने 2017 में एससीओ ज्वाइन करने के बाद इंडिया सबसे इम्पोर्टेंट पार्टनर है। और मोदी जी ने समिट अटेंड किया और चाइना को एससीओ प्रेसिडेंसी में जो है वो सपोर्ट भी किया। और जी जिनपिंग और मोदी ने बोला कि इंडिया और चाइना राइवल्स नहीं है बल्कि पार्टनर्स हैं। और दोनों लीडर्स ने बेसिकली बोला कि जो फोकस होना चाहिए वो फोकस होना चाहिए स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट बिल्ड करने पे, जो कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट हो, जिसमें डायलॉग्स हो और बॉर्डर पे पीस हो, और एक्सचेंजेस और कॉपरेशन होने चाहिए, जैसे कि ट्रेड का हो गया, टेक्नोलॉजी का हो गया, एजुकेशन, कल्चर, इन सब का। और गुड नेबर लाइननेस होना चाहिए। नेबर लाइननेस यानी कि बॉर्डर डिस्प्यूट्स को करंट रिलेशंस जो इंडिया चाइना के बीच है उनको डिफाइन नहीं करना चाहिए। और फ्यूचर का रोड मैप देते हैं कि फ्यूचर में इंडिया और चाइना ग्लोबल साउथ के लीडर्स बन सकते हैं और बड़े लीडर्स हैं। और दोनों नेक्स्ट ईयर में जो है ब्रिक्स प्रेसिडेंसी वो लेंगे और एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। एम है कि जो बुलिंग और हेजेमनी अपोज करना और फेयर ग्लोबल गवर्नेंस जो है वो प्रमोट करना और शेयर्ड फ्यूचर ह्यूमैनिटी के लिए बनाना। जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे नेपाल से रिलेटेड है कि वायलेंट निहिलिज्म फॉलोइंग क्रैकडाउन थ्रेटन्स डेमोक्रेसी इन नेपाल। तो बेसिकली यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है और प्रोटेस्टर्स ने पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, पॉलिटिकल लीडर्स के घर और मीडिया ऑफिसेस को जला दिया और जेल तोड़कर प्रिजन को भी छुड़ा लिया गया है। और ये सब पीएम जो है ओली के रिजाइन करने और पुलिस क्रैकडाउन के 19 यूथ की डेथ के बाद हुआ। प्रोटेस्ट का रीजन है कि जो है नेपाल की पॉलिटिक्स 20 साल से अनस्टेबल थी, काफ़ी ज़्यादा करप्शन, मिस गवर्नेंस और नेपोटिज्म जो है वो चल रहा था और लीडर्स सिर्फ अलायंस और जो पावर में बिजी रहे, डेवलपमेंट को इग्नोर किया। रिजल्ट ये हुआ कि जो वहाँ की बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, यूथ माइग्रेशन और इकोनॉमिक रेमिटेंस पर डिपेंड हो गया और पीपल का ट्रस्ट जो है ओल्ड पार्टीज पर खत्म हो गया है। इसलिए नए लीडर्स जैसे कि राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी पॉपुलर हो रहे हैं,
लेकिन जो है वहाँ पे डिमांड है कि पार्लियामेंट डिसॉल्व करा जाए, और बेसिकली डेंजरस, जो कि डेंजरस माना जा रहा है, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को वीक कर देता है जो कि। और डेंजर क्या है कि बांग्लादेश की तरह नेपाल भी डेमोक्रेसी लूज कर सकता है अगर इंस्टीट्यूशंस डिस्ट्रॉय हुए। और अभी सबसे ज़रूरी है कि वहाँ पे पीस और लॉन्ग टर्म जो है कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म है। तो वे फॉरवर्ड में यही बोलते हैं कि जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो है विद डायरेक्ट इलेक्शंस जो है स्टेबल गवर्नमेंट उससे बन सकती है। पहले आर्मी को जो है वो प्री पीस क्रिएट करना होगा, फिर डेमोक्रेटिक लीडर्स रिफॉर्म इम्प्लीमेंट करें, अदरवाइज वायलेंट प्रोटेस्ट नेपाल की डेमोक्रेसी को बेसिकली बोलते हैं कि खत्म कर देंगे। नेक्स्ट है बेसिकली यहाँ पे क्रिप्टो करेंसीज को लेके है कि इंडिया रेजिस्ट फुल क्रिप्टो फ्रेमवर्क, फियर सिस्टमिक रिस्क। तो करंट स्टैंड इंडिया का क्रिप्टो करेंसीज पे क्या है कि क्रिप्टो करेंसीज को जो रेगुलेट करने वाला लेजिस्लेशन जो है वो नहीं बनाएगा, सिर्फ पार्शियल ओवरसाइट रखेगा। रीज़न ये है कि अगर क्रिप्टो को मेन स्ट्रीम जो है फाइनेंशियल सिस्टम में लाए तो सिस्टमिक रिस्क बढ़ सकता है, और आरबीआई कहता है कि क्रिप्टो के रिस्क को रेगुलेट करना प्रैक्टिकली बहुत डिफिकल्ट है। तो इंडिया जो है कम्प्लीटली क्रिप्टो को लीगलाइज या बैन नहीं कर कर रहा है, सिर्फ मॉनिटरिंग रखेगा। और अगर यूएस की बात करें तो यूएस ने स्टेबल कॉइन्स को लीगलाइज किया है और क्रिप्टो का यूज़ का फ्रेमवर्क डेवलप हो रहा है। चाइना की बात करें तो क्रिप्टो यहाँ पे बैन है, और लेकिन जो युआन बैक्ड स्टेबल कॉइन्स हैं उनको कंसिडर कर रहा है। और जापान और ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो यहाँ पे रेगुलेशंस जो है वो डेवलप कर रहे हैं ये लोग, और लेकिन कॉशियस अप्रोच है। जो नेक्स्ट यहाँ पे है इंडिया के शिप बिल्डिंग एम्बिशन के बारे में है। इंडिया सेट टू बी अमंग टॉप 5 शिप बिल्डिंग नेशन बाय 2047। तो करंट स्टेटस क्या है कि इंडिया का जो ग्लोबल शिप बिल्डिंग शेयर है वो लेस देन 1% है ग्लोबल शेयर मार्केट में, और मैरिटाइम सेक्टर में जो है जीडीपी में 4% का कंट्रीब्यूशन करता है। विजन ये है कि 2030 तक जो है टॉप 10 मैरिटाइम नेशंस में आ जाए, और 2047 तक जो है टॉप 5 में आ जाए, और जो 12% शेयर, ये जो 4% शेयर है 12% शेयर हो जाए जीडीपी में मैरिटाइम सेक्टर का। और जो शिप बिल्डिंग और रिपेयर होती है इसको ब्लू इकोनॉमी बोलते हैं। तो ब्लू इकोनॉमी का ग्रोथ करना, जॉब्स और ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाना, और गोल है कि इंडिया को जो ग्लोबल मैरिटाइम सुपर पावर बनाना, मॉडर्न पोर्ट्स बनाना, ग्रीन शिपिंग डेवलप करना और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, चाइना येट टू रीस्टार्ट रेयर अर्थ मैग्नेट सप्लाईज टू इंडिया। तो यहाँ पे जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं जयशंकर जी, वो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर से मिल के आए थे, और जो रेयर अर्थ मैग्नेट्स का सप्लाई है उसको रीस्टोर करने की बात की गई थी। लेकिन 3 हफ्ते हो गए, चाइना ने अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल, सेल फोन्स, स्पीकर्स के लिए रेयर अर्थ एलिमेंट्स और मैग्नेट्स का जो है एक्सपोर्ट रिज्यूम नहीं किया है, क्योंकि चाइना ने बैन लगा रखा था इनके एक्सपोर्ट पे। और करंट स्टेटस ये है कि इम्पोर्टर्स और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स को अभी तक जो है सप्लाई नहीं मिली है, और कोई कंफर्मेशन भी नहीं आया है एप्लीकेशंस फास्ट ट्रैक होने की। तो ये था पूरा आज का हमारा द हिंदू का न्यूज़ डिस्कशन। तो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा मेरा चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन। कोई भी सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, इंक्लूड करने की का ट्राई करूँगा मैं।